हेलो लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं, स्पेशली जो बीकॉम के बच्चे हैं और एसयूएल स्टूडेंट हैं, अभी जहाँ तक हमें पता है कि उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर वालों में, सेकंड ईयर वालों को थर्ड ईयर में। किस बेस पे हम लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं? असाइनमेंट के बेस पे, बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। पोस्टपोन भी किया गया एग्ज़ाम को, लेकिन अब वो कैंसिल ही हो गए हैं। तो एसओएल ने क्या डिसाइड करा है, एसओएल और इग्नू भी हैं, इन्होंने डिसाइड करा है कि असाइनमेंट हमें चाहिए, हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए, तभी हम उस असाइनमेंट के बेस पर उस बच्चे को मार्क्स देंगे या फिर उसे आगे के लिए प्रमोट करेंगे। तो जो मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एसओएल वाले असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, और इसमें बात हम करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो आई थिंक जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें ए और बी दो पार्ट हैं। मुझे अच्छे से याद नहीं है क्वेश्चन क्या है, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 4 पार्ट हैं, ये आपके थ्योरेटिकल बेस्ड वाले हैं, थ्योरी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दो पार्ट हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या आ सकता है, इनके आंसर्स क्या आएंगे, ताकि आपको अपना असाइनमेंट बनाने में काफ़ी आसानी मिले, स्पेशली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन क्या है, और फिर बताऊंगा उसका आंसर क्या होना चाहिए और क्या होगा उसका आंसर। जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो हमारा एसपीआर होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये क्या होता है? अगर हम कोई भी शेयर इक्विटी, प्रेफरेंस, या फिर हम शेयर के अलावा डिबेंचर्स को फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पे इशू करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वाली अमाउंट होती है वही हमारे इनकम के तौर पे क्या होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये तो हमें पता है। अब होता क्या है कि एसपीआर हमें एसपीआर मिल तो गया इशू करके शेयर्स को या डिवेंचर्स को। अब इस एसपीआर का हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि जब हम इनको इनकी नॉमिनल या फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पे इशू करते हैं तो वो इनकम होती है, तो वो एसपीआर है, ठीक है। अब इनको इशू करने के टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस भी कंपनी बियर करती हैं, कुछ कमीशन भी पे करना पड़ता है ब्रोकर्स को। तो ये सब जो खर्चे हैं वो हम इस एसपीआर के अंदर से सेट ऑफ करते हैं, क्योंकि इशू करने के टाइम पे हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं कि हमने डिवेंचर डिस्काउंट भी इशू कर दिया, या इक्विटी प्रेफरेंस शेयर नॉमिनल वैल्यू से कम पे हमने इशू कर रखा है। तो वही जो हमारा नुकसान हो रहा है, डेबिट एक्सपेंस है, कमीशन है, डिस्काउंट है, हम एसपीआर के अंदर से सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि एसपीआर को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और एसपीआर को कहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते? तो एसपीआर को हम लोग कभी भी बोनस शेयर इशू करने के लिए, बोनस शेयर हमें पता है, हम प्रॉफिट में से प्रॉफिट को यूज़ करके बोनस शेयर हम लोग देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, या हमने अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं बोनस शेयर, इसके बदले हम कुछ उनसे लेते नहीं हैं। तो एसपीआर को हम यहाँ पे बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो मेन यही पॉइंट है कि एसपीआर कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आई थिंक, what are the advantages of buyback of shares of a company by a company। यानी कि जब एक कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो हम उसी की बात करेंगे अभी। अच्छा, आप लोगों को पता है बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है? बायबैक ऑफ शेयर, हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमने इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करे थे, हम उससे क्या करते हैं, वापस से परचेज कर लेते हैं। उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कैश का बैलेंस है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि उससे पेमेंट हो जाए, क्योंकि वो हमारा कैश यूज़ नहीं हो पा रहा था। ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं कि हम कैश का हमेशा यूज़ कर ही पाते हैं। कई बार क्या होता है, हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं मिलता, तो हम उस
और यानी कि कुल मिला के उस कैश को हम यूज़ कर ही नहीं पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस समय पे हम अपने कैश को यूज़ करने के लिए अपने जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इन्हें वापस ले लेते हैं। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको देख के बताता हूँ। मेनली बस यही होता है कि बायबैक के एडवांटेजेस क्या हैं। द कंपनी कैन यूज इट्स सरप्लस कैश विच इज़ लाइंग अनयूटिलाइज एंड देयर आर नो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि अभी हमारे पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और हमारे पास एक कैश का सरप्लस पड़ा हुआ है, तो उसे हम यूटिलाइज करने के लिए बायबैक को शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं। इट इम्प्रूव्स द रिटर्न ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो अर्निंग पर शेयर। जब हमारे इक्विटी शेयर कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है जो कम बचे हुए शेयर होल्डर्स होंगे तो उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, तो उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी और हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल है ROC वो भी इंक्रीज होगा। इट इनेबल्स द सेटलमेंट विद डिससेटिस्फाइड और डिसेंटिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि हमारे पास जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होता, वो कंपनी से खुश नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं उन्हीं शेयर होल्डर्स पे शेयर को वापस लेके उनको इस कंपनी से फ्री कर देते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड भी चल रहे हैं। और क्लियर आप लोग। इट इनेबल्स द कंपनी टू बाय द शेयर्स ऑफ द रिटायरिंग एम्प्लॉयज़। यानी कि हम इक्विटी शेयर कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, तो हम उन्हें कम रेट पे इशू कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जब वो कुछ सालों बाद वो एम्प्लॉयज़ अब कंपनी में रही नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं, तब उनको वो बेनिफिट क्यों लेने देना, इसलिए हम क्या करते हैं उनसे भी वो शेयर बायबैक कर लेते हैं। तो ये कुछ होते हैं बायबैक करने के फ़ायदे। आपका जो मेन फ़ायदा है कि आपका कैश यूटिलाइज हो जाता है, आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है, रिटर्न ऑन कैपिटल आपका इम्प्रूव होता है, और जो डिससेटिस्फाइड डिसेंडिंग मेंबर्स होते हैं वो भी कंपनी से हट जाते हैं इस तरीके से। तो ये आपको पता होगा इक्विटी शेयर हम कभी भी रिडीम नहीं कर पाते। रिडीम वो तभी हो पाता है, एक्चुअली रिडीम भी नहीं होता, एक तरह से हम उनकी पेमेंट वापस करते हैं जब कंपनी बंद हो जाती है। बंद होने के टाइम पे तब भी गारंटी नहीं होता कि उनको उनका पूरा पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो हमने अभी ये सेकंड वाला भी समझ लिया पॉइंट क्या था। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द टर्म परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ये बेसिकली है आपका अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। ठीक है, जब दो कंपनी मर्ज हो जाती हैं या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो उसे हम अमालगमेशन कहते हैं। तो अमालगमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर होता है। तो इसी के अंदर एक और चीज़ एक्सप्लेन की गई, डिफाइन करी गई है, परचेज कंसिडरेशन। यानी कि यहाँ पे जब परचेज कंसिडरेशन की बात करेंगे वो सिर्फ अमालगमेशन के लिए बात करेंगे, क्योंकि मेन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो अमालगमेशन का है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन क्या कहता है कि परचेज कंसिडरेशन वही मानी जाएगी जो हमने, अगर हमने कोई, हमारी ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, हमने क्या करा, इस बी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो जब इस कंपनी को टेक ओवर करेंगे तो इसके बदले हमें कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी इनके नेट एसेट के बदले। नेट एसेट मतलब टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो नेट एसेट के बदले हम लोग जितनी भी कंपनी को पेमेंट करेंगे उस कंपनी को टेक ओवर करने के बदले वही परचेज कंसिडरेशन माना जाता है। और अगर इसके अलावा हम इनके क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं, या किसी अदर क्रेडिटर्स हो गया, डिवेंचर्स होल्डर हो गए, या किसी अदर पर्सन को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम परचेज कंसिडरेशन नहीं मानते। क्लियर है, परचेज कंसिडरेशन वही होगा जो हम उसके नेट एसेट के बदले उसको पेमेंट करते हैं। तो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में डिफाइन किया गया है। अगर आप उसको डीपली पढ़ना चाहते तो बुक में से पढ़ सकते हैं। बुक में आपको रेफर करूँगा JR मोंगा, जो कि अच्छा है आप लोगों के लिए। बुक अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया आपको इसमें क्वेश्चंस को, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ABC 3 हो गए। फोर्थ, क्या एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले तो समझ लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा इन्वेस्टिंग, एक्ट नहीं है, एक्टिविटीज़ है, ठीक है, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाने की ज़रूरत भी क्यों पड़ती है, हमें इसकी मीनिंग तभी समझ आएगा जब हम समझ लेंगे इसको हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है बनाने को। क्योंकि हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है। तो इन तीनों ही अकाउंट से हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश आया था, कितना कैश गया था। हम कभी भी, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वहाँ से जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है, अगर ये नेट प्रॉफिट कितना भी, हम ये नहीं बोल सकते कि नेट प्रॉफिट जितना है उतना ही हमारा कैश होगा या फिर इसके आसपास हमारा कैश होगा। होने को हमारा, अगर यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट है, कैश हमारे पास 10,000 भी हो सकता है, कैश हमारे पास नहीं भी हो सकता है। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इतना हमारा प्रॉफिट हुआ एक साल के अंदर उतना ही हमारा कैश है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी नहीं पता लगता कि हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे भी हमें साल के एंड में आके पता लगता है कि कैश हमें इतना, हमारे कैश का हमारे पास बैलेंस इतना है। अब एक साल के अंदर कितना कितना आया है, किस सोर्स से कितना आया, किस सोर्स को हमने कितनी पेमेंट करी, नहीं पता लगता है। तो अगर साल के एंड में हमें पता लगे कि भाई प्रॉफिट तो 1 लाख का हुआ है, कैश हमारे पास 100 रुपये का पड़ा है, तो हम इस टाइम पे क्या होगा कि अचानक से फिर अगर हमें क्रेडिटर की पेमेंट करनी हो या अचानक से कोई कंटिजेंसी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो हम, अगर ये तो क्या है साल के एंड में अगर ड्यूरिंग द ईयर ऐसा कुछ हो जाए तो हम नहीं पता लगा पाएंगे कि कैसे क्या है। और फिर अगर हमें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ गई, कोई कंटिजेंसी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो हम उस समय पे कैश पे करने की पोजीशन में नहीं होंगे। और देखने में हमारी पोजीशन अच्छी होगी, फाइनेंशियल पोजीशन साल के एंड में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, बट वो पोजीशन भी अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाएगी बिकॉज हमारे पास कैश ही नहीं है। ये केस कब भी हो सकता है, हमने जो सेल करी, ज़्यादा उधार सेल कर दी 1 साल के अंदर, तो सेल करने से हमारा नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो गया बट कैश इंक्रीज़ नहीं हुआ, कैश हमारा ब्लॉक हो रखा है। उससे हमारे फिर बैड डेट्स होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि हमारा जो बिजनेस है कुल मिला के रिस्क में चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के चलते हैं कि हमें ये पता लग सके कि किस एक्टिविटी से हमें कितना पैसा आ रहा है या किस एक्टिविटी में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मेन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वही हमारा सबसे मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब हो गया कि एक बिजनेस या एक कंपनी जो काम कर रही है, जो चीज़ ऑपरेट कर रही है, जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, वो उसका ऑपरेटिंग काम है। और उस ऑपरेटिंग काम से उसको कितना पैसा मिल रहा है, ना कि टोटल कैश कितना मिला है उसे। हमें अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें जो पता लगेगा कैश कितना आ रहा है, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ अगर हमने सेल इतना करी तो हमारे पास इतना पैसा बच रहा है, डेटर से कितना पैसा आ गया, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट कर गई, तो वो सब हमें पता लग जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। अब इसके बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ एसेट की बात करते हैं कि हमने कितना एसेट खरीदा, कितना एसेट बेचा, वो ऑपरेटिंग काम नहीं है। अगर मैं पेन बनाता हूँ, मार्कर बनाता हूँ, तो मेरा मेन काम है मार्कर बनाना। तो मार्कर बनाने से जो भी पैसा आएगा वो हमें कहाँ से पता लगेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, या फिर जो हमारे रिकरिंग खर्चे होते हैं, रेगुलर खर्चे होते हैं, उससे। क्लियर है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम एसेट की बात करते हैं, एसेट बेचने पे क्या हुआ, एसेट खरीदने में क्या हुआ, और एसेट के ऊपर इंटरेस्ट कितना हमें अर्न हुआ है, तो वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो इससे हमें पता लग सकता है कि हम एसेट के मामले में हमारा कैसे चल रहा है कंपनी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये एक तरह से आपके उधारी के ऊपर हो गई, आपने उधार कितना लिया है, उस उधार की कितनी पेमेंट कर दी है, कैश जो आपके पास आया है कितना उधार से आया है, कितना सेल करके आया है, या कितना एसेट को बेच के आया है। आपको ये पता लगा सकते हैं कि कितना कैश आपके पास उधार लेके आया है, कितना आपको एसेट बेच के मिला है, कितना आपको आपके ऑपरेटिंग काम से मिला है, या आपने कितना कैश पे करा है उधारी चुकाने के लिए, एसेट को खरीदने में, या फिर परचेज वगैरह करने में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव भी आप यही कह सकते हैं कि आपको बता देता है कि पूरी तरीके से कैश का पोजीशन क्या चल रहा है आपके कंपनी में, और किस किस एक्टिविटीज़ में कितना कैश आप खर्च करते हैं और कितना आपको रिसीव होता है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 4। ये जो वीडियो है मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को समझाने में, क्वेश्चंस को कराने में। तो जो 4th क्वेश्चन है इसमें ए पार्ट है,
क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके पास तो क्वेश्चन होंगे PDF। द नेट इनकम रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर वॉज 1,10,000, यानी इस साल जो हमारा इनकम है वो 1,10,000 का है, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर द ईयर वॉज 44,000। तो अभी दो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। पहला, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 का, डेप्रीशिएशन 44,000। उसके बाद क्या क्या है, द बैलेंस ऑफ द करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी अकाउंट्स इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज। इसके बाद आपको कुछ करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज़ के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। तो क्या क्या है, कैश, डेटर, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंट्स पेबल। उसके बाद जो कॉलम है एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,30,000, ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000, डेटर्स का 2 लाख ओपनिंग क्लोजिंग एक और 1,80,000 ओपनिंग, इन्वेंट्रीज का 2,90,000 क्लोजिंग, 3 लाख ओपनिंग। ऐसी प्रीपेड एक्सपेंस और अकाउंट्स पेबल का आपको क्लोजिंग ओपनिंग गिवन है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जो अकाउंट्स पेबल है क्या होता है? अकाउंट्स पेबल, और ये किसी एक हमारे पास एक और नाम है उससे मैच करता है, उसी का ये दूसरा नाम है। जनरली हम इस नाम को यूज़ करते नहीं है, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अकाउंट पेबल होता क्या है, और इसमें 2 चीज़ें जुड़ी होती है, वो कौन कौन सी हैं मुझे आप ज़रूर बताएं। और ये लायबिलिटी होती है, नाम से तो पता लग ही रहा होगा आपको। तो इसका जो मुझे आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट है ये आपकी करेंट लायबिलिटी। हमें निकालना है क्या इसमें, कैलकुलेट टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको निकालना है टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो मैंने इससे पहले आपको एक्टिविटीज़ बता दिया थ्योरी में। इसका जो फॉर्मेट बनेगा कैसे बनेगा, 2 बना लीजिए कॉलम टोटल आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो जो हमें 1,10,000 गिवन है वो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो होता क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या क्या जोड़ते हैं, रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, मेड वाला ना कि पेड वाला लास्ट में माइनस होता है। उसके बाद डिविडेंड, प्रोपोज हो या फिर इंटीरिम हो। तो ये 3-4 चीज़ें जुड़ती हैं, और इसके बाद एक लास्ट में होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम इन सब चीज़ों को जब इसमें जोड़ देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, तो हमारा क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यानी कि इसके ट्रीटमेंट के बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, उसमें से टैक्स का ट्रीटमेंट होने से पहले का और ये सब चीज़ें देने का पहले का, यानी कि एक तरह से वो डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आता है। अब उस इन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, यानी कि उसमें से अभी तक हमने कुछ दिया नहीं, टैक्स भी नहीं दिया, यानी कि वो जो नेट प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जो निकलता है वो वाला निकल के आ जाएगा। तो इन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद, खैर यहाँ पे तो ये सब चीज़ आपको गिवन ही नहीं है। फिर जब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कितना गिवन है, 1,10,000, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहाँ पे हम कैश का फ्लो निकाल रहे हैं, यानी कि जो नॉन कैश आइटम होते हैं वो हमें हटाना होगा,
क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सारे इनकम और सारे एक्सपेंस लिख लेते हैं, चाहे वो कैश वाले हों या नॉन कैश वाले हों, चाहे वो रिसीव अभी हुए हों या फिर ड्यू हों या फिर प्रीपेड हों या आउटस्टैंडिंग हों, हम सारा लिख के चलते हैं। तो उसके बाद जाके नेट प्रॉफिट निकलता है। तो हमें क्या करना है, उसी में से जो भी नॉन कैश वाले हमारे खर्चे थे या इनकम थी उसे हटाना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स यानी हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस नहीं थे उसे भी हटाना होता है। क्योंकि हम अभी क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि ऑपरेटिंग काम करके आपको कितना कैश मिल रहा है, ठीक है। पहली बात तो ऑपरेटिंग वाला चाहिए तो हम नॉन ऑपरेटिंग हटा रहे हैं, और कैश हमें चाहिए कितना आ रहा है इसलिए हम नॉन कैश भी हटा देते हैं, ठीक है। तभी तो जाके कैश वाला और कैश प्लस ऑपरेटिंग निकल के आएगा। तो इसके लिए इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हमें बाकी चीज़ें गिवन है नहीं, यहाँ पे मेन आपको क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन था 44,000 का। अच्छा, हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? माइनस तो करना चाहिए क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, एसेट में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। माइनस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुका था जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। यहाँ पे हमने डेबिट साइड दिखा था डेप्रिसिएशन, तो आपको प्रॉफिट कम कर रहा था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो इसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया था। सपोज कर आपका प्रॉफिट रहा होगा 100 रुपये का, ये था 20 रुपये का, तो नेट प्रॉफिट कितना आया होगा? अब हमें जाना यहाँ पे, तो इस 80 और ये आपको 80 यहाँ पे गिवन है, ये 80 है। तो अगर 80 में 20 हम जोड़ेंगे तभी तो 100 पे जाएंगे, और एक तरह से इसका ट्रीटमेंट फिर हट भी जाएगा क्योंकि 100 रुपये के अंदर 20 में से माइनस नहीं हुआ था, यानी कि इस 100 के अंदर इसका ट्रीटमेंट अभी हुआ नहीं है। ट्रीटमेंट करने के बाद 80 आया था, तो हमें बिफोर ही तो जाना है, इसे हटाना है हमें, इसलिए जब ये पहले माइनस हुआ था अब क्या कर देंगे हम इसे ऐड। तो डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, तो 1,54,000। तो हमारा ये निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया क्योंकि अब इसमें से हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग दोनों हटा दिया है। और बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिख रहे हैं, आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि इसमें से अभी तक हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करा लिया, इसलिए बिफोर का है। अब क्या करेंगे प्लस, अच्छा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दो चीज़ें हैं, दोनों क्वेश्चन में गिवन भी हैं। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, माइनस। क्लियर है? सेम इसका उल्टा इसके लिए हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो माइनस और डिक्रीज हो रहा है तो प्लस। होता क्या है, सपोज करो आपके पहले 100 रुपये के क्रेडिटर थे ओपनिंग में, अब हो गए 70 रुपये के क्लोजिंग में, ठीक है। तो इस 100 से 70 क्यों हुआ, 30 रुपये कम हुआ है। कम कैसे होंगे क्रेडिटर्स, अगर आपने उनको पैसा दे दिया होगा, यानी कि आपके पास से पैसा गया है, इसे डिक्रीज होने पे माइनस और इंक्रीज होने पर ऐड। और इसका उल्टा हम क्या कर देंगे, करंट एसेट के लिए कर देंगे। आपको सिर्फ करंट लायबिलिटी का याद रखना है कि इनका पॉजिटिव रिलेशन चलता है, इंक्रीज पे ऐड, डिक्रीज पे माइनस, उसका उल्टा करंट एसेट के लिए हो जाएगा। तो क्या क्या थी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, वो भी देख लेते हैं। पहला तो कैश है, कैश आपका करंट एसेट के अंदर आता है, बट कैश का ट्रीटमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि कैश फ्लो तो हम निकाल ही रहे हैं, तो इसमें कैश का ट्रीटमेंट क्यों करेंगे कि ये तो आपका लास्ट में जब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हमारा कैश फ्लो निकल के आता है एक्चुअल में, यहाँ पर खैर ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं। जो वैसे क्वेश्चन होते हैं हम ऑपरेटिंग निकालते हैं, इन्वेस्टिंग निकालते हैं, फाइनेंसिंग निकालते हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास एक नेट अमाउंट निकल के आता है, नेट कैश फ्लो कितना, तो उसके अंदर हम लोग अपना ओपनिंग बैलेंस जोड़ देते हैं कैश का, तो क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए, वो इसलिए कैश होता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कैश को लेंगे नहीं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी है। ये डेटर्स का क्या हो रहा है, क्लोजिंग में थे 2 लाख के, ओपनिंग में 1,80,000, तो ओपनिंग से क्लोजिंग के लिए कंपेयर करिए, आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब आपके डेटर इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ये वाला इंक्रीज वाला है और ये डिक्रीज वाला है, तो इंक्रीज होने पे क्या करते हैं, माइनस। तो अच्छा, इससे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं
इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी वाला भी ऐड होता है, डिक्रीज इन करेंट एसेट वाला भी ऐड होता है। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। अब माइनस वाला, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करेंट एसेट। ठीक है, तो इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। इसको मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ रही है। तो करेंट लायबिलिटी का याद है आपको, बस इंक्रीज होने पे ऐड, डिक्रीज होने पे माइनस, उसका उल्टा करेंट एसेट के लिए हो जाएगा। तो देखते जाएंगे, जो जो अमाउंट मिलेगी हम एक साथ साथ डालते जाएंगे। पहले डेटर था, डेटर 1,80,000 से 2 लाख हो गया, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे डेटर्स लिख दीजिए 20,000, ब्रैकेट लगा दो माइनस के लिए। उसके बाद इन्वेंट्रीज आपकी ओपनिंग में 3 लाख थी, क्लोजिंग में 2,90,000, डिक्रीज हो रही है। और इन्वेंट्रीज भी आपका एसेट है, तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेंट्रीज 10,000। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी आपके करेंट एसेट हैं। तो ये थे ओपनिंग में 16, क्लोजिंग में 15, ये भी डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस 1,000। उसके बाद है अकाउंट्स पेबल, जो कि करेंट लायबिलिटी है, वो आपकी पहले ओपनिंग में थी 1,16,000 की, क्लोजिंग में 1,02,000 की हो गई, यानी कि 14,000 से डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी क्या होता है? माइनस। तो ए पे लिख रहा हूँ अकाउंट पेबल, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समझ लेना आपका सेंट वाला। तो ये हो गया 14,000 माइनस। इसका नेट यहाँ पे लिखना है आपको। तो 34 नेगेटिव का 11, तो 9, 14, 14, 6, 20, 23, तो 23 नेगेटिव का आ रहा है। तो ये आपका 1,37,000 आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका सॉल्यूशन आ गया 1,31,000 का। हमारे कभी कभी नेगेटिव भी आता है, ऑपरेटिंग नेगेटिव नहीं आता, इन्वेस्टिंग आपका जनरली नेगेटिव आता है। जब नेगेटिव आता है तो हम क्या लिखते हैं? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये आपका बहुत कम ही केस में, वैसे तो आएगा ही नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका नेगेटिव में। क्लियर है आप लोगों को? तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। तो टाइम देखते कितना हो गया है, वीडियो कितनी लंबी हो गई है। 27 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो मुझे नहीं लगता वीडियो थोड़ी लंबी जा पाएगी अब। तो इसी का हम जो बी पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। और भी 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो टाइम लग रहा है इसको करने में, समझने में टाइम लग रहा है। कोई नहीं, टाइम लगना चाहिए। ये आपको लग रहा होगा कि 4 क्वेश्चन हैं तो हो जाएगा ईजिली, बट होता क्या है, इन लोगों ने क्या करा, आपको जनरली सारे चैप्टर्स उठा के दिए हैं। जैसे हमने कैश फ्लो का प्रैक्टिकल भी देख लिया और उसका थ्योरी क्वेश्चन भी था। अकाउंट परचेज कंसिडरेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 या अमालगमेशन के लिए था, तो अमालगमेशन का चैप्टर भी कवर हो गया इसमें। और आपको रेशियो वाला भी दे रखा है, तो अकाउंटिंग रेशियो भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा क्या था, बायबैक वाला का भी क्वेश्चन था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो है ही, उसका पूरा क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक है आपका लास्ट में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अभी हमारा क्या क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बाकी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आई थिंक ये 3 हम अगले वीडियो में कवर ज़रूर कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू आप लोगों का। और वीडियो नहीं भी पसंद आती डिसलाइक जरूर करके ज़रूर बताएं। स्टे होम, स्टे फोकस्ड।